नमस्कार मित्रों, अतुल IAS एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की अभ्यास सीरीज के करंट अफेयर्स MCQ प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारी इस अभ्यास सीरीज का उद्देश्य है कि आप रोज के रोज प्रीलिम्स की तैयारी करें और जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जाएं तो आपके पास में एलिमिनेशन टेक्निक और गैस वर्क से सॉल्व करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड हों। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने काउंटर करने के लिए, उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कि पढ़ाई के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो, तो हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है कि जब आप पढ़कर अपना फ़ोन चलाएं तो आपको ये वीडियो, यहाँ पर आप 5 MCQ प्रश्न जो हैं वो डेली करंट अफेयर्स आर्टिकल से उठाकर आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं कि कैसे किसी न्यूज़ में से, किसी समाचार में से प्रश्न बनते हैं और वही प्रश्न फिर प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग फ्रेम किए गए हैं कि अगर प्रीलिम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका क्या फॉर्मेट हो और आप उसे कैसे सॉल्व कर पाएँ। तो यही हमारी इस अभ्यास सीरीज़ का एक उद्देश्य है। चलिए हमारे पहले MCQ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला MCQ प्रश्न है, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हमारा जो कथन है वो कहता है यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है। दूसरा हमारा जो कथन है वो कहता है ये मान्यता के एक भाग के रूप में ग्रेडिंग के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन करता है। और NAAC के जो प्रत्यायन है, जो ग्रेडिंग है वो स्वैच्छिक है। तो इन तीनों कथनों में से हमें सही कथन बताना है। कई बार क्या होता है, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने खुद की जो स्टेटमेंट्स हैं इनको रीड करके फिर आप एक करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर पहले खुद का देख सकते हैं, फिर वीडियो को फिर से स्टार्ट कीजिए और मेरा सही आंसर देखिए। तो इस तरीके से आप गैस कर सकते हैं कि कितने आपकी स्टेटमेंट सही है और कितनी और प्रैक्टिस की और रिवीजन की आपको अभी ज़रूरत है। अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो वेरी गुड, वेल डन। और अगर कहीं पे भी कोई भी स्टेटमेंट गलत है तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर PDF को सेव कर लीजिए और एग्ज़ाम के लिए इसको नोट डाउन करके रख लीजिए ताकि प्रीलिम्स के पहले आपके पास रेडी टू गो डिजिटल फॉर्मेट में या फिर ऑफलाइन फॉर्मेट में, नोट्स फॉर्मेट में आपके पास में प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बैंक पूरा का पूरा हो। तो यहाँ पर हमारे तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, तो हमारा विकल्प D हमारा उत्तर है। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। ये जो NAAC है वो एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त की बात करें तो स्वायत्त का मतलब होता है ऑटोनोमस, यानी अपना जो है इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म है, ये खुद जो है अपना आधारभूत संरचना खुद हैंडल करते हैं, खुद उसको मैनेज करता है, खुद अपना देखता है, तो उसे बोलते हैं स्वायत्त निकाय। ये उसके तहत तो आता है लेकिन अपना जो काम है वो इंडिपेंडेंटली या स्वतंत्रता पूर्वक करता है। ये मान्यता के एक भाग के रूप में ग्रेडिंग के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन करता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन करता है, क्योंकि ये खुद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आता है। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे कि विश्वविद्यालय जो है वो उच्च शिक्षण संस्थान ही होता है, तो इसलिए ये इनका प्रमाणन और मूल्यांकन करता है। NAAC की जो प्रत्यायन है वो स्वैच्छिक है, प्रत्यायन यानी ग्रेडिंग, तो ग्रेडिंग स्वैच्छिक है, यानी कोई उच्च शिक्षण संस्थान जो है उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो चाहे तो कर सकते हैं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ किए गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रीलिम्स में से सवाल आ जाता है कि कौन कौन से पैरामीटर पर उच्च शिक्षण संस्थाओं को ग्रेडिंग दी जाती है। तो इनमें पहला है पाठ्यचर्या, संकाय, बुनियादी ढांचा, अनुसंधान और वित्तीय कल्याण। तो ये सारे पैरामीटर यहाँ पे ध्यान रखे जाते हैं। अब हम रेटिंग का रेंज देख लेते हैं। तो यहाँ पे रेटिंग का रेंज है A++ से C तक। ठीक है। और अगर किसी संस्थान को D रेटिंग दी गई है तो इसका मतलब है कि वह मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, NAAC के बारे में। अगर कोई भी प्रश्न इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में आता है तो उसे हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है, धन शोधन निवारण अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार करें। तो धन शोधन निवारण अधिनियम अभी हाल ही में चर्चा में चल रहा है, तो इस पर एक MCQ आपके लिए बनाया गया है ताकि आप प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड कोई सवाल आता है तो आप उसे हल कर सकें। ठीक है, तो इसका पहला जो हमारा कथन है वो कहता है कि धन शोधन के खतरे को रोकने के लिए भारत की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की प्रक्रिया के रूप में इसे अधिनियमित किया गया है। इसका उद्देश्य धन शोधन, काले धन को सफेद करने में परिवर्तन करने की प्रक्रिया पर अंकुश लगाना और धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करना है। तो यहाँ पे हमें दो कथन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहले आप अपना उत्तर जो है वो देख लीजिए कि आपका क्या उत्तर है, फिर मेरा उत्तर जानने की कोशिश करना। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रतिबद्धता नहीं, वैश्विक प्रतिबद्धता के लिए प्रतिबद्धता की प्रक्रिया के रूप में अधिनियमित किया गया था। तो पहला गलत हो गया और दूसरा सही है। तो हमारा सही उत्तर हुआ केवल 2। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इज राइट। अब हम इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं कि धन शोधन निवारण अधिनियम जो है वो भारत की जो है वैश्विक प्रतिबद्धता की प्रक्रिया के रूप में अधिनियमित किया गया था। तो इसमें वियना कन्वेंशन जो जिस पर हस्ताक्षर भारत ने किए थे, तो उसके सहित इन सभी प्रतिक्रियाओं इन सभी प्रतिबद्धताओं की प्रतिक्रिया के रूप में इसे अधिनियमित किया गया था। तो हमारा पहला कथन गलत हो गया। इसका उद्देश्य क्या है कि धन शोधन पर अंकुश लगाने और धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने के लिए 2005 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो धन शोधन आप समझ गए, यानी जो काला धन होता है उसको कुछ ऐसे तरीके से गुजारा जाता है, ऐसे टेक्निक से गुजारा जाता है कि वो काला धन सफ़ेद धन में परिवर्तित हो जाता है, और इसको बोलते हैं धन शोधन। शोधन यानी एक तरीके से क्या होता है हमारा साफ करना। तो ये शोधन का मतलब, धन शोधन का मतलब हो गया मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्डर करके उसको साफ करके फिर सफ़ेद धन के रूप में जो है शो अप करके फिर उसको इकोनॉमी में चला देते हैं, अर्थव्यवस्था में चला देते हैं, तो उसे बोलते हैं धन शोधन। तो उसको रोकने के लिए इस एक्ट को अप्लाई किया गया था। इसका विवाद निवारण के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके ऊपर ये कानून थोप दिया गया तो आप कहीं जाकर इसमें अपील नहीं कर सकते। इसके लिए न्याय निर्णय प्राधिकरण केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह तय करता है कि अटैच की गई संपत्ति धन शोधन में शामिल है या नहीं। यानी आपकी अगर संपत्ति जब्त कर ली गई है तो आप वहां जाकर डिसाइड करवा सकते हैं कि हमारी जो अटैच की गई संपत्ति है वो इसमें शामिल है या नहीं है। न्यायिक प्राधिकरण नागरिक प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और पीएमएलए के अन्य प्रावधानों के अधीन निर्देशित होगा। यानी ये किससे निर्देशित होगा? प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों से और पीएमएलए के प्रावधानों से। अपीलीय न्यायाधिकरण, अगर आप न्याय निर्णय प्राधिकरण केंद्र के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं। कहाँ पर? अपीलीय न्यायाधिकरण में। तो ये भी सरकार द्वारा नियुक्त एक अपीलीय न्यायाधिकरण है, इसमें इनके निर्णायक प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने की शक्ति दी जाती है। यानी आप इसमें यहाँ पे अपील कर सकते हैं। तो इसलिए इस न्यायालय में इस न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है। इसके अलावा एक विशेष न्यायालय का भी प्रावधान है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा विदेश अदालत की स्थापना का प्रावधान भी है। ठीक है, तो ये हमने पीएमएलए के बारे में, धन शोधन अधिनियम के बारे में पढ़ लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे वर्चुअल डिजिटल असेट का क्या अर्थ है? तो अभी वर्चुअल डिजिटल असेट्स जो है ये चर्चा में रहे हैं। तो ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अभी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो मैंने उसी के बेसिस पे क्वेश्चन यहाँ पे उठाया कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो हम इसे सॉल्व कर पाएँ। तो वर्चुअल डिजिटल असेट का क्या अर्थ है? यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए हैं। डिजिटल सिग्नेचर, ई कॉमर्स उत्पाद, मूल्य का डिजिटल प्रतिनिधित्व जिसे डिजिटल रूप में व्यापार किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है या भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है, ऑनलाइन हस्तांतरणीय म्यूचुअल फंड। तो हमारा जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी। ठीक है, तो वर्चुअल डिजिटल असेट्स होते हैं
डिजिटल प्रतिनिधित्व होता है एक मूल्य का, यानी 10 रुपये है तो उसका VDA बना देंगे 10 रुपीज़ का, तो उससे हम बोलेंगे कि अब हम 10 रुपये को हस्तांतरित करेंगे, कैसे, डिजिटली, ठीक है, डिजिटल रूप में। तो ये डिजिटल रूप में व्यापार किया जा सकता है, यानी किसी और कंपनी के साथ इसको खरीदा या बेचा जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है भुगतान के लिए, कि मेरे पास 10 रुपये का डिजिटल ये है तो मैं इससे कुछ भी चीज़ खरीद सकती हूँ, ठीक है, खरीद फरोख्त भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने इसके विकल्प में भी पढ़ा था कि डिजिटल प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है जिसे डिजिटल रूप से व्यापार, स्थानांतरित या भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है। PDA में काम करने वाली संस्थाओं को PMLA के तहत रिपोर्टिंग संस्थाएं माना जाएगा, जो बाद में उन्हें अपने ग्राहकों और लाभार्थी मालिकों की KYC विवरण बनाए रखने होंगे। कि अगर कोई भी ऐसी संस्था है जो VDA के लिए काम करती है तो वो सभी रिपोर्टिंग संस्थाएं बन जाएंगी और इनको अपनी जितने भी इनके कस्टमर्स हैं इनकी सबकी KYC के विवरण बनाए रखने होंगे। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे हमने एक स्कीम उठाई है, योजना, क्योंकि योजना से प्रीलिम्स के क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो अभी ये जो है चर्चा में है, तो मैंने ये प्रश्न यहाँ पे फ्रेम किया है कि अगर प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम उसका जवाब दे सकें। इसका उद्देश्य ऐसे केंद्र खोलना है जहाँ सभी के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं, उपभोग्य वस्तुएं, सर्जिकल वस्तुएं उपलब्ध हों, यानी मेडिकल रिलेटेड जितने भी महंगी दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध हों। दूसरा कथन कहता है कि योजना के तहत विश्व स्वास्थ्य व्यापार संगठन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से दवाएं खरीदी जाती है, यानी इस योजना के तहत इन लोगों से दवाई खरीदी जाती है। क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? फार्मास्यूटिकल विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। हमें इसमें से सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर कथन 1 गलत है, सॉरी कथन 2 गलत है, कथन 1 और कथन 3 सही है, तो हमारा सही उत्तर हुआ सी, केवल 1 और 3। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं ताकि पता लगे कि केवल 1 और 3 ही सही क्यों है और कथन 2 गलत क्यों है। तो जैसा कि हमने प्रश्न में पढ़ा कि इस योजना का उद्देश्य ऐसे केंद्र खोलना है जो जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराए, वो भोग्य वस्तुएं और सभी सस्ती कीमतों पर उपलब्ध हो ताकि उपभोक्ताओं के खर्च को कम किया जा सके। यहाँ पे कौन सा मंत्रालय जो है वो काम करता है? औषधि विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। तो ये जो दवाइयाँ हैं इनकी कीमत कैसे निर्धारित की जाती है? इसमें क्या होता है कि 3 ब्रांड ले लेते हैं और तीनों ब्रांड्स के अधिकतम मूल्य को देखते हैं, फिर उसको हम करते हैं कंपेयर, फिर वहाँ से तीनों की जो अधिकतम कीमत है उसके 50% को देखकर उसको 50% कम करके, यानी अगर 3 ब्रांड है, तीनों की कीमत है 100, जैसे तीनों की कीमत है 100, 80 और 70, तो ये लोग कोशिश करेंगे कि इसको 50 पे लिया है ताकि जो दवाई 100 रुपये की है वो 50 रुपये की जेनरिक स्टोर पर मिले। ठीक है, तो इस तरीके से ये सबके लिए खर्च कम हो और अफोर्डेबल हो, तो ये इनका सिद्धांत होता है। अब इसमें कथन 2 गलत क्यों है? क्योंकि योजना के तहत उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से दवाई खरीदी जाती है। तो यहाँ पे विश्व व्यापार नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन से ये जो है दवाइयाँ यहाँ से ली जाती है। तो हमारे वहाँ पे कथन में था स्वास्थ्य की जगह व्यापार, तो वो गलत हो गया था, सही ये है। ठीक है, हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निसार उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अभी साइंस एंड टेक स्पेस के जो वेटेज है वो भी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अंतरिक्ष से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से बहुत सारे अभी सवाल आ रहे हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे पिकअप किया ताकि ये जो हमारा उपग्रह है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन
आप तक पहुंच सके। यह केवल इसरो द्वारा विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। सबसे पहले इसकी विशेषता बताई है किसे किसने विकसित किया है। दूसरे कथन में बताया कि इसे एल बैंड और एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार के उपकरण शामिल है, जो इसे दोहरी आवृत्ति इमेजिंग रडार उपग्रह बनाता है। इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, कृषि मानचित्रण, भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों आदि के लिए किया जाता है। तो इनमें से कौन से कथन सही है? यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन जो है वो हमारा गलत है। तो हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प बी, केवल 2 और 3। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। विकल्प बी सही है। कथन एक गलत कैसे हुआ? क्योंकि इसे इसरो और नासा दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, इसलिए कथन एक गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे नासा का हमने जिक्र नहीं किया था, जबकि इसको संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ठीक है, तो इसमें एल बैंड और एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार उपकरण शामिल है, जो इसे दोहरी आवृत्ति इमेजिंग रडार उपग्रह बनाता है। यानी ये पृथ्वी की दोहरी जो है आवृत्ति करता है, यानी एक तरीके से चक्कर लगाता है और इमेजिंग करता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी सैटेलाइट के। ज्वालामुखी विस्फोट, कृषि मानचित्रण, भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों के लिए किया जाता है, यानी जहाँ जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं या कृषि मानचित्रण करना है या फिर भूस्खलन जहाँ पे होता है, तो इन क्षेत्रों के एनालिसिस के लिए इस निसार उपग्रह को जो है उपयोग में लाया जाएगा। आज की हमारी अभ्यास सीरीज़ के 5 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।